हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा गुप्त काल। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। इससे पहले एक पार्ट हम कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो ये भी हमारे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं विद डिटेल। बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें क्लास आपको कैसी लगी। और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम डिटेल में करेंगे पूरी क्लास को, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस गुप्त काल से देखने को मिलते हैं। हाँ, आपको किसी भी जॉब का जो है एग्ज़ाम दे लीजिए आप, वहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर 101% मिलते हैं, और उसमें गुप्त काल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जुड़े रहेगा वीडियो में तक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया? जो ये गुप्त संवत है यह 319 ईस्वी से शुरू किया गया। कितना? 319 ईस्वी से शुरू किया गया। और गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल थे, सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे सोने के। कौन से? सोने के सिक्के गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और जो है गुप्त काल को हम स्वर्ण युग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया स्वर्ण जो मुद्राएं होती हैं उसको दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेखों में जो उल्लेख मिला है तो उन अभिलेखों में दिनार कहते हैं हम स्वर्ण मुद्राओं को। एक क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं उनको किस नाम से जानते थे? दिनार के नाम से। नियंत्रित आकार और भार वाली ये जो मुद्राएं होती है, मतलब इस ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है इसका जो नियंत्रित भार होता है। तो स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकार और उप प्रकारों में ये पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्रा इतनी शुद्ध नहीं है, मतलब स्वर्णांश में ये मुद्रा इतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं हैं। तो कुषाण काल में जो कुषाण मुद्राएं थी उतनी शुद्ध ये नहीं है। कुषाणों के विपरीत गुप्त के तांबे के सिक्के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यानी जो ये गुप्त काल था इसमें जो चांदी के सिक्के हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं तांबे के सिक्के हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। और कुषाण में ज़्यादा तांबे के सिक्के देखने को मिले थे। तो इससे यह प्रकट होता है कि जो जन सामान्य है उसमें मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय हुआ था, जो मुद्रा का प्रयोग है जितना कुषाणों के समय होता है उतना अब नहीं हो रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी डिटेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो ये इलाहाबाद का जो स्तंभ होता है इसके जो शिलालेख हुए हैं, शिलालेख मतलब जो शिलालेख समझते हो, जैसे कि जो बनाया गया है, कुछ भी अगर बना देते हैं लोहे का पत्थर का तो शिलालेख बोलते हैं। उस पर जो लिखा जाता है, लेख जो लिखा जाता है उस पर, शिला पर यानी उस पत्थर पर जो भी लेख लिखते हैं उसको शिलालेख बोलते हैं। तो किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों पर किसकी उपलब्धियां वर्णित है? हर्ष की, अशोक की, समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की। तो यहाँ पर आएगा आंसर जो इलाहाबाद का स्तंभ होता है उसके ऊपर जो समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त के शिलालेखों का उसमें वर्णन देखने को मिलता है। और जो समुद्रगुप्त हैं इनकी जो रचनाएं हैं ये क्या है? ये संधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी। तो जो ये है इनकी समुद्रगुप्त की जितनी भी रचनाएं हैं उन्होंने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। याद रखना है ये लेखक थे, इन्होंने समुद्रगुप्त की रचनाओं का वर्णन किया था। ठीक है। और इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मिलता है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जो इलाहाबाद स्तंभ है इस स्तंभ के लेख की प्रारंभिक पंक्तियां, जो पहली पंक्तियां होती है वो पद्यात्मक। कौन सी? पद्यात्मक। याद रखना है पहली पंक्तियां, फर्स्ट पंक्ति जो है वो पद्यात्मक होगी, और बाद की पंक्तियां होंगी वो गद्यात्मक होंगी। कैसी होती? गद्यात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पद्यात्मक होंगी पहली पंक्ति, दूसरी होंगी गद्यात्मक। और यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। यह संस्कृत की कौन सी? चंपू शैली का उदाहरण है। याद रखना है चंपू शैली का उदाहरण है। ये चंपू शैली है, ये पद्यात्मक, पहले पद्यात्मक फिर गद्यात्मक, ये चंपू शैली का अच्छा उदाहरण है। आगे चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो ये आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था?
तो महासेन ने, विष्णुसेन ने, वीरसेन ने या हरिसेन ने? तो हरिसेन ने बनवाया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? हरिसेन ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स अगर आप रिप्लाई करते हो अच्छा कि आपको क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 5, फहायान किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? जो ये फहायान था ना, यह किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, रामगुप्त के, समुद्रगुप्त के या कुमारगुप्त के? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहायान, फहायान, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय फहायान के शासनकाल के दौरान आया था, ठीक है। और जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, फहायान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया था। ये जो फहायान था ये आया था 399 से 414 ईस्वी के मध्य। और इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था उत्तर भारत में। कौन से भारत में? उत्तर भारत में सबसे प्रतापी राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसकी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है? दमपद, वेद, मेघदूत और दीर्घ निकाय। तो यहाँ पर जो आंसर क्या रहेगा वो क्या रहेगा? कालिदास का जो मेघदूत जो कालिदास का है, ये शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से मेघदूत संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपको मैं बताना चाहूँगी। कालिदास का जो प्रसिद्ध है मेघदूत शास्त्रीय साहित्य संस्कृति से संबंधित है। और इसके जो अन्य ग्रंथ वो क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। किसके? कालिदास के अन्य ग्रंथ है। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम है। और दूसरा है, एक और है मालविकाग्निमित्रम। ये भी शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है, मालविकाग्नि और अभिज्ञान शाकुंतलम। याद रखने हैं आपको, कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। जैसे आपको मेघदूत मिला, इसी तरह से आपको यहाँ पर अन्य ग्रंथ में अभिज्ञान शाकुंतलम मिल सकता है और मालविकाग्निमित्रम भी मिल सकता है। ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा शास्त्रीय साहित्य। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो ये आएगा विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक अभी हमने किया था, यहाँ पर कालिदास है। क्या है? कालिदास है मेघदूत के लेखक। और कालिदास जी के बारे में मैं और आपको डिटेल में बताना चाहूँगी, क्योंकि कालिदास जी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमेशा। तो भारत के शेक्सपियर के नाम से किसको जानते हैं? भारत के शेक्सपियर के नाम को कालिदास जी को शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, भारत के शेक्सपियर, ठीक है। ये कालिदास जी को इस नाम से भी जानते हैं। और जो ये है शेक्सपियर के से प्रसिद्ध नाम है इनका कालिदास का, जो गुप्तकालीन विभूति थे। तो गुप्त काल में थे ये। और इनकी प्रमुख जो कृतियाँ थी वो क्या क्या थी, कुछ तो मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, ज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और मेघदूत। और इसके अलावा जो बच गए वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ऋतु संहार, क्या? ऋतु संहार एक तो ये हो गया, एक हो गया कुमार संभव, ये भी कालिदास की ही रचना है, कुमार संभव। और रघुवंश, और क्या? रघुवंश। तो आपको ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और मेघदूतम, और यहाँ पर ऋतु संहार और कुमार संभव और रघुवंश। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको कृतियाँ याद रखनी पड़ेंगी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ अंत तक बने रहें। बस यही 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं तो फटाफट से इनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये टॉपिक। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी सारी वीडियो। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो इनमें से ये 4 दे रखे, इनमें से कौन सा चिकित्सक नहीं है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सुश्रुत ये भी है चिकित्सक, चरक भी है चिकित्सक, धन्वंतरी भी है चिकित्सक, लेकिन यहाँ पर जो चार्वाक ये है, चार्वाक जो है ये क्या नहीं है? चिकित्सक नहीं है। तो ये क्या है? तो चार्वाक मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये क्या है? एक भौतिकवादी दर्शन। कौन है? एक भौतिकवादी दर्शन इनको कहते हैं, भौतिकवादी दर्शन। और बाकी ये आप याद कर लीजिए, इनमें से आपको एग्जाम में किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है क्वेश्चन। कौन से चिकित्सक है? सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी। आगे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया? तो जो प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे, अपना परामर्श किसके दरबार में इन्होंने दिया था? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक या कनिष्क। तो यहाँ पर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। रुको, अभी नहीं जाना है, इसकी डिटेल भी आप सुन के जाना है। चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा इसमें, और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दरबार के आचार्य आयुर्वेदाचार्य थे। तो कौन थे? जो धन्वंतरी थे ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे। और क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ विद्वानों के नाम मैं और बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर आपको और भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं इससे रिलेटेड। कालिदास इनके दरबार में रहते थे, और क्या रहते थे? बेताल भट्ट और वराहा मिहिर, ये आपको हमेशा ऑप्शंस में मिल जाएंगे। वर रुचि और अनर सिंह और शंकु और घटक प्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सारे के सारे विद्वान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले थे। तो पूछा जा सकता है इनमें से भी कोई भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है कि इनमें से कौन थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले शासक थे। तो यहाँ पर जो विद्वान थे, तो ये सारे क्या है? विद्वान हैं सारे, जो कि किसके काल में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास, बेताल भट्ट, वराहा मिहिर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। और वार रुचि और अनर सिंह और शंकु और घटप्रिय, ये भी आ जाता है। घटक प्र, ये भी आ जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो में तक जुड़े रहने के लिए। आज 1-2 मिनट की ज़्यादा हो गई है, वैसे 10 मिनट की ही अपनी क्लास रहती है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय।